आज हम हार्टबीट बुक का चौथा चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल पढ़ेंगे। इसको नेथली थ्रोवेरे ने लिखा है और लैंडस्केप मतलब प्राकृतिक दृश्य। इसमें प्राकृतिक दृश्य क्या बात है, इसमें आर्ट की बात। प्राकृतिक दृश्य पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, ये सब लैंडस्केप कहलाते हैं। इनके जो दृश्य होते हैं, इनके तो आर्टिस्ट लोग जो हैं इनको बनाते हैं, झरने वगैरह, नदियाँ वगैरह, उनके चित्र बनाते हैं। तो प्राकृतिक भूदृश्य जो है उसको कहते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप द सोल, आत्मा का प्राकृतिक दृश्य। इसमें जो है राइटर ने चाइना आर्ट की और यूरोपियन आर्ट की कंपेयर करा है। पढ़ें लेसन। A wonderful old tale is told about the painter Wu Dozi, who lived in 18th century. A wonderful means आश्चर्य। Tale means कहानी। Told कही जाती about the painter Wu Dozi. Wu Dozi कौन था? ये एक पेंटर था जो 18वीं शताब्दी में रहता था। उसके बारे में एक आश्चर्यजनक पुरानी कहानी कही जाती है। इसके बारे में पुरानी कहानी है वु डोजी कौन था? एक चित्रकार था, पेंटर था, जो 18वीं शताब्दी में रहता था। उसके बारे में एक आश्चर्यजनक पुरानी कहानी कही जाती है। वो क्या है? His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor. उसकी आखिरी पेंटिंग जो थी, उसका आखिरी चित्रण जो था, वो एक लैंडस्केप था, एक प्राकृतिक दृश्य था। कमीशन में ऑर्डर्ड बाय द टाइम, जो कि चाइना के सम्राट जुआंग ने बनवाया था। काहे ने बनवाया था? टू डेकोरेट, सजाना ए पैलेस वॉल, महल की दीवार को। पैलेस कहते हैं महल की दीवार को सजाने के लिए बनवाया था। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कह रहा है कि वो डोजी जो चीन का एक आर्टिस्ट था, कलाकार था, उसके बारे में एक, और जो 8वीं शताब्दी में रहता था, उसके बारे में एक आश्चर्यजनक कहानी कही जाती है। वो क्या कही जाती है कि उसका आखिरी वो चित्रण जो था, आखिरी पेंटिंग, वो था एक लैंडस्केप था। उसका आखिरी पेंटिंग जो थी वो लैंडस्केप, एक प्राकृतिक दृश्य था। कमीशन बाय द टैंग, जो चाइना के सम्राट जुआंगजोंग ने बनवाया था अपने महल को सजाने के लिए, महल की दीवार को सजाने के लिए बनवाई थी। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड स्क्रीन के पढ़ता। मास्टर में आर्टिस्ट के लिए है। आर्टिस्ट ने, यानी कि क्या नाम था आर्टिस्ट का? आर्टिस्ट का नाम था वु डोजी। वो डोजी ने पेंटिंग को महल की दीवार के पीछे, उसको छुपा दिया, एक पर्दे के पीछे छुपा दिया। वो आर्टिस्ट ने, वो डोजी ने, पेंटर ने इस पेंटिंग को महल की दीवार के पीछे छुपा दिया था। क्यों छुपा दिया? ओनली द एम्पेरर वो थी, ताकि उसे खाली सम्राट देखे, बादशाह, एम्पेरर, सम्राट के अलावा कोई देख ना पाए, इसलिए उसने उसको पर्दे के पीछे छुपा दिया था। फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हाइल द एम्पेरर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, लंबे जब सम्राट उस आश्चर्य दृश्य की तारीफ करता था, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसके अंदर क्या दिखाई देते थे? जंगल थे, ऊंचे पहाड़ थे, वाटरफॉल थे, झरने थे, क्लाउड, बादल थे। फ्लोटिंग इन द इमेंस मीन्स बहुत भारी, ह्यूज, वेरी ह्यूज स्काई, और आसमान में भारी भरकम आसमान में तैरते हुए बादल थे। मैंने हेलीपैड, पहाड़ी रास्तों पर लोग थे, चिड़ियाँ फ्लाइट, बर्ड्स इन फ्लाइट, और चिड़ियाँ आसमान में उड़ती चिड़ियाँ। जब बादशाह जो था उस तस्वीर को, उस प्राकृतिक दृश्य को देखता था, जिसमें जंगल थे, ऊंचे पहाड़ थे, झरने थे, आसमान में तैरते हुए, भारी भरकम आसमान में तैरते हुए बादल थे, लोगों के पहाड़ी रास्ते थे, लोग चलने के पहाड़ी रास्ते थे, और हवा में उड़ती चिड़ियाँ थी, इन सबको देखता था। और कहता, लुक सर, सेड द पेंटर, कहता, देखिए श्रीमान जी, इन द केव एट फुट ऑफ द माउंटेन डूइंग्स स्पिरिट, ये इस गुफा में, केव में गुफा, इस गुफा में पहाड़ के चरण पर, पहाड़ के अंदर एक
स्पिरिट एक आत्मा रहती है, रूप में रहती है, एक आत्मा रहती है। अरे वो बनावटी एक तस्वीर थी, आमतौर से तस्वीर के अंदर थोड़ी आत्मा होगी, लेकिन वो पेंटर कहा करता था, आर्टिस्ट कहा करता था कि ये जो हमने तस्वीर बनाई है, ये जो पहाड़ बनाया है, इस पहाड़ के चरणों में, इस गुफा में पहाड़ के चरणों में एक आत्मा है। द पेंटर एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, क्लैप ताली, पेंटर ने ताली बजाई, एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन, और गुफा का दरवाजा खुल गया। कितने ताज्जुब की बात है कि एक तस्वीर बनी है, तस्वीर में आप पहाड़ देखते, नदी देखते, झरने देखते, सचमुच थोड़ी होते हैं उसमें, वो तो बने होते हैं। लेकिन उसने कहा यहाँ पर एक सब कल्पना कर रहा है, ऐसा होता है या नहीं होता है अलग की बात है, लेकिन आर्ट में ये कल्पना कर रहा है, ये एक कहानी है, ये कहानी में तो हर तरह की बात है। तो कह रहा है कि और वो गुफा का दरवाजा खुल गया, तस्वीर में गुफा बनी, गुफा का दरवाजा खुल गया। द इनसाइड स्प्लेंडेड, इनसाइड अंदर स्प्लेंडेड में शानदार, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे। उस पर उसने आर्टिस्ट ने कहा, पेंटर ने कहा कि ये इसका अंदर का हिस्सा बहुत शानदार है, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे, वर्ड कैन कन्वे कहना इतने सुंदर है कि शब्दों से उनका वर्णन भी नहीं हो सकता है। इसका अंदर का भाग इतना सुंदर है कि हम शब्दों से उसका वर्णन भी नहीं कर सकते, शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। वी कैन एक्सप्रेस द ब्यूटी इन वर्ड्स, इसकी सुंदरता को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्लीज लेट मी शो योर मजेस्टी द वे, हुजूर, श्रीमान जी, महाशय, जहाँ पर हम आपको ये रास्ता दिखाना चाहते हैं। द पेंटर एंटर्ड द केव, और वो पेंटर जो था वो गुफा में दाखिल हो गया, प्रवेश कर गया। बट द एंट्रेंस क्लोज, लेकिन जैसे ही वो गया वैसे ही वो दरवाज़ा बंद हो गया, बादशाह उसके साथ नहीं जा सकता, दरवाज़ा बंद हो गया। बिफोर द एस्टोनिश्ड आई, एस्टोनिश पे अचंभे पड़ा हुआ, और बादशाह जो था वो अचंभे में पड़ गया, सम्राट जो था वो अचंभे में पड़ गया। कुड मूव अ लेटर, और ना तो वो हिलडुल सकता था, और नहीं अटर भी कहना, ना है एक शब्द कह पाया, बादशाह कुछ नहीं कह पाया, अचंभे में पड़ गया। द पेंटर हैड वैनिश, वैनिश में गायब हो गया, पेंटर गुफा में गायब हो गया, गुफा दरवाजा खोला, गुफा के अंदर गया, वो गायब हो गया, पेंटर दीवार से गायब हो गया। नॉट ए टेस्ट में निशानी, बुलडोजी, बुलडोजी का जो ब्रुश जो था उसकी भी कोई निशानी नहीं थी। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो कलाकार यानी पेंटर, चित्रकार दोबारा इस दुनिया में नहीं दिखाई दिया। पता ही कहाँ पर गायब हो गया, तस्वीर में से, तस्वीर की गुफा दरवाजे खोल कर जादू था, मैजिक। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनीज क्लासिकल, चाइनी की जो प्राकृतिक, जो पुरानी परंपरागत शिक्षा जो थी उसमें इस तरह की कहानियाँ बहुत होती। इस तरह की कहानियाँ जो थी वो चीन की परंपरागत शिक्षा का एक अंग थी। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगी, कन्फ्यूशियस ज़ुआंगी कौन है? ये कन्फ्यूशियस ये एक थिंकर था, एक दार्शनिक था, फिलासफर था जो चीन में रहता था। तो कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगी ये भी चीन के दोनों दार्शनिक हुए। इनकी किताबें जो है वो इस तरह के किस्सों से भरी। They help the master to guide the disciple शिष्य in the direction। ये कहानियाँ जो थी वो गुरु की शिष्य को सही दिशा में ले जाने में मदद करती थी। ये कहानियाँ गुरु की शिष्य को सही दिशा में दर्शन देने में, मार्गदर्शन देने में सहायता करती थी। बियॉन्ड एनोड में कहानी, इन कहानियों के पीछे दे आर रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, ये आत्मा को प्रेरित भी करती थी, आत्मा की प्रेरणा इन विच आर्ट बात कर, जिसमें कला समझी जाती है कि इससे कुछ ना कुछ हमें नसीहत मिलती है, कुछ ना कुछ सबक मिलता है। ये भी इन कहानियों के बारे में कहा जाता था कि ये रिवीलिंग है, ये ज्ञान बढ़ता है और ये आत्मा को ज्ञान प्राप्त करती है, आत्मा ये ज्ञान वर्धक है। इस तरह कहानियों में ये सोचा जाता है, इस तरह कहानी इनविज, और जिसमें आर्ट कला सोचा जाता जुड़ा हुआ था। कंटान में विपरीत, इसके खिलाफ, इस स्टोरी के विपरीत, इसके बिल्कुल अपोजिट, जस्ट टू दिस कंटान अपोजिट, इस कहानी के अपोजिट अनदर फेमस वन, एक प्रसिद्ध कहानी एक पेंटर के बारे में है, हु वुडेंट
ड्रा द आई ऑफ अ ड्रैगन। ड्रैगन कहते हैं एक तरह का सांप होता है, समझो उसका। ही हैड पेंटेड कि एक बार ड्रैगन ने, एक बार एक पेंटर ने एक सांप जैसी एक तस्वीर बनाई थी, लेकिन उसने उसकी आँख नहीं बनाई। क्यों नहीं आँख बनाई पेंटर ने? फॉर फेयर एंड, क्योंकि उसे डर था कि ये उड़ जाएगी तस्वीर में से, पेंटिंग में से उड़ जाएगी, उड़ जाएगा फिर ये ड्रैगन बनेगा, उसने इसलिए नहीं। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लेंडर। फ्लेंडर एक जगह थी, ये कहानी उसके जहाँ पर ये राइटर रहती थी। तो राइटर कह रही है कि ये मेरे शहर मातृभूमि फ्लेंडर से की ये कहानी है जो वेस्टर्न पेंटिंग का प्रतिनिधित्व करती है, जो वेस्टर्न पेंटिंग का प्रतिनिधित्व करती है। इन द तो ये मीनिंग डाली कि हो जाएगी ड्रैगन एक तरह की वर्ड है। इन द 15th century एंट्रोप ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेट्सक फेल इन लव विद ए पेंटर डॉटर। ये वाकया बता रहा है कि 15वीं शताब्दी में एंट्रोप एक जगह था, वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहे का काम करता है, लोहार। एक ब्लैक स्मिथ जो था जिसका नाम क्विंटन था, उसे पेंटर की लड़की से प्यार। 15वीं शताब्दी की बात है कि एक शहर में नाम के एक शहर में एक लोहार रहता था। उस जिसका नाम क्विंटन था, उस लोहार को एक पेंटर की लड़की से प्यार हो गया, चित्रकार की लड़की से प्यार हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ, दामाद इन सच ए प्रोफेशन। वो पेंटर जो तो उसको मंजूर नहीं था कि इस पेशे के आदमी को वो अपना दामाद बनाए, कि वो ब्लैक स्मिथ लोहार का काम करने वाले को अपना दामाद बनाए। पेंटर को ये बात स्वीकार नहीं थी। सो क्विंटन स्नीक इनटू द पेंटर स्टूडियो, इसलिए वो क्विंटन जो था, ब्लैक स्मिथ जो था, लोहार जो था, वो पेंटर के स्टूडियो में चला गया। पेंटर के स्टूडियो में प्रवेश कर गया, उसमें चुप्पे से, इसलिए मैंने चुप्पे घुस जाना, चुप्पे से उसके स्टूडियो में घुस गया, पेंटर के स्टूडियो में घुस गया। एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन द लेटेस्ट पैनल विद, और उसने जो पेंटर ने अभी चित्र बनाया, चित्रपट जो था, जो पैनल जो था, जिस पर रख के वो चित्र बनाता था, बोर्ड टाइप का था जिस पर रख के वो चित्र बनाता, उस बोर्ड के ऊपर उस लोहार ने एक मक्खी बनाई विद सच डेलिकेट रिलीज, और डेलिकेट कोमल रिलीज में हकीकत, और ये हकीकत में वास्तव में सचमुच की मक्खी मालूम हो रही थी। ऐसी रिलीजन मालूम हो रही थी कि मास्टर ने, पेंटर ने उसको उड़ाने की कोशिश करी, और उसके बाद उसे महसूस करा कि क्या हुआ। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एंड अप्रेंटिस में ट्रेनिंग देने वाला। अब उसके बाद में पेंटर ने क्विंटन को अपने स्टूडियो में एक ट्रेनिंग के रूप में रख लिया। ही मैरिड हिज बिलवड, उसने अपनी प्यारी प्रिय पुत्री का उससे विवाह कर दिया। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस, और वो अपने युग का एक प्रसिद्ध पेंटर बन गया, ब्लैक स्मिथ जो था। दीज टू स्टोरी स्टेट में मिसाल देना, व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव ए परफेक्ट इल्यूमिनेटेड लाइकनेस यूरोप। ये दोनों कहानियाँ इस बात को बताती हैं कि किस तरह से कला जो है वो रियलिटी को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है यूरोप में। इनर लाइफ, आंतरिक जीवन, और स्पिरिचुअल, कैसे उसने उसको प्राप्त करने की कोशिश की। क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में क्विंटन मिसियस नाम का एक लोहार था जिसे चित्रकार की बेटी से प्यार हो गया। लेकिन चित्रकार जो था वो ऐसे पेशे वाले आदमी को अपना दामाद बनाना नहीं चाहता था, इसलिए
कोल्टन जो था चुप्पे से चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया और ताज़ा जो चित्रपट था जिस पर पेंटर चित्र बनाता था उस पर उसने मक्खी बना दी। वो इतनी छोटी मक्खी थी लेकिन हकीकत बिल्कुल मालूम, सचमुच की मालूम थी। इतनी सचमुच मक्खी, कलाकार उसे मारने का प्रयास करने के बाद, जब उसने कलाकार ने उसे मारने का प्रयास करा, उसके बाद में उसे पता चला कि वो कैसी है। उसके बाद में उन्होंने कोल्टन को अपने स्टूडियो में बुलाकर शागिर्द बना दिया और उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। और बाद में वो अपने समय का चित्रकार बना, फिर से चित्रकार बना। ये दोनों कहानियां दिखाती हैं कि हर एक कला क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। यूरोप में परिपूर्ण मायावी सादृश्य, एशिया में आंतरिक जीवन अथवा आत्मा का सार। In the Chinese story, the emperor commissions a painting, appreciates its outer appearance. चाइना की कहानी जो बताई गई थी ऊपर, उसमें सम्राट जो है कमीशन से एक पेंटिंग बनवाता है। कमीशन आदेश, एक पेंटिंग बनवाने का आदेश, एक पेंटिंग बनवाता है, एप्रिशिएट और उसके बाहरी रूप की तारीफ करता है। बाहरी तरह से जैसी वो रखती है उसकी प्रशंसा करता है। लेकिन आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ वर्क। लेकिन आर्टिस्ट जो है, कलाकार जो है, स्पष्ट करना, उसको कला का सही अर्थ स्पष्ट करता है। द एम्पेयर में रूल ओवर अ टेरिटरी में राजकुमार, राजा जो है वो एक क्षेत्र, सम्राट जो है एक क्षेत्र पर शासन कर सकता है, उस क्षेत्र पर शासन करता है जिसको उसने जीता है। एक सम्राट जो उसी क्षेत्र पर तो शासन कर सकता है जिसको उसने जीता है, जिसके कब्जे में है। बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन। लेकिन आर्टिस्ट उसके अंदर की बात जानता है। लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दो। द डो ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ। ये दो एक ये चाइनीज वर्ड है जिसके मतलब होते हैं दो रास्ते या तरीके। मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड के राज पुरकार। द पेंटिंग चली गई लेकिन आर्टिस्ट जो है उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, गोल में लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मैटर अपीयरेंस इस भौतिक दिखावे से बाहर। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं चीनी कहानी में, चीन की कहानी जो है उसमें सम्राट जो था, बादशाह जो था, उसको चित्र बनाने का आदेश दिया और उसके बाहर की प्रशंसा की, और जो बाहरी तरह से जो तस्वीर थी उसने उसकी तारीफ करी जो पेंटर बना के लाया। लेकिन अपनी आकृति का कलाकार ने उससे सही अर्थ में प्रस्तुत किया, कलाकार ने उसे सही अर्थ में प्रस्तुत करा, राजा उसे नहीं समझ पाया। संसार उस क्षेत्र पर राज प्रस्तुत करा। राजा जो है उस क्षेत्र पर राज कर सकता है जिसने वो जीत हासिल करी, लेकिन कलाकार को ही अंदर का रास्ता तो पता है, कलाकार को अंदर का रास्ता पता है, बादशाह उसको नहीं करना को नहीं मालूम था। दाब के शब्द जैसे कहा गया लेट मी शो द वे, ये दाब एक आर्टिस्ट, उसके शब्द का अर्थ रास्ता भी है और तरीका भी है। और ब्रह्मांड के रहस्य भी। चित्र लुक गायब हो गया लेकिन चित्रकार ने अपना ध्येय पूरा, चित्रकार तो गायब हो गया दरवाजे में से, अंदर जा गुफा में से, लेकिन उसने लक्ष्य पूरा कर लिया जो भौतिक तो से परे, जिसको हम समझ नहीं सकते, ऐसा लक्ष्य उसने प्राप्त किया। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. एक परंपरागत चीन का जो प्राकृतिक दृश्य है उसका मतलब ये नहीं है कि वैसी आप किसी चीज़ को बना लें, एंड जैसा कि वेस्टर्न का फिगरेटिव में अलंकारिक सजी सराई पेंटिंग दिखाती है, जबकि यूरोपियन पेंटर वांट यू टू बोरो हिज आईज। यूरोप का पेंटर चाहता है कि अपनी आंखें लगाए, आंखें से काम दे, एंड लुक और खास पर विशेष प्राकृतिक दृश्य को देखें जैसा उसने उसे देखा है, जिस इंजन से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट। चाइनीज पेंटर एक सिंगल व्यू पॉइंट को नहीं चुनता है,
उसका लैंडस्केप जो है वो वास्तविक नहीं होता है। एंड यू कैन एंटर डिफरेंट और उसमें किसी जगह से आप उसमें दाखिल हो सकते हैं, मतलब उसमें ट्रेवल उस पर सफ़र कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आई टू ट्रेवल अप एंड डाउन, और आर्टिस्ट जो है वो आपके लिए एक रास्ता बनाता है जिसमें आप नीचे ऊपर सफ़र कर सकते हैं और आ सकते हैं रीजनली और फर्क के साथ। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल मीन्स होता है, ओरिजेंटल मीन्स होता है जो ऊपर से नीचे आता है, सीधे ऊपर आ, ये ओरिजेंटल स्क्रॉल में होता है। स्क्रॉल कहते हैं चीरा जो खुल के चीज निकलती उसमें होता है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, इसमें हल्के हल्के पेंटिंग होती है, देन वो तब वो मुड़ जाती है, रोल हो जाती है दूसरे साइड में। डिमिनिशन ऑफ टाइम विच इज नोन। इट आल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द, इसमें व्यूअर्स का, देखने वाले के सक्रिय भागीदारी की जरूरत पड़ती है। वो डिसाइड, जो ये तय करता है कि व्हाट पेस किस समय ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग में सफ़र करेगा। ए पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल, ऐसा भागीदारी जो भौतिक भी है और दिमागी, मेंटल भी है, मानसिक भी है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आई, चाइनीज का पेंटर नहीं चाहता है कि अपनी आंखें लगाए, ही वांट यू रिटर्न, वो चाहता है दिमाग से। दैन लैंडस्केप इनर वन, ये लैंडस्केप का प्रत्येक दृश्य एक अंदर की चीज़ है। स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक एंड कंसेप्शनल और प्रतीकात्मक। यहाँ पर क्या कहना जा रहा है, यहाँ पर फर्क बता रहा है पश्चिमी वेस्टर्न आर्ट और चाइनीज आर्ट। पश्चिमी प्रतीकात्मक चित्रों की ही तरह जो चाइना के क्लासिकल शास्त्रीय चीनी भूदृश्य चित्र का अर्थ भी वास्तविक दृश्य का चित्रण करना नहीं है। यूरोपियन चित्रकार चाहता है कि उसकी आंखें लेकर आप किसी भूदृश्य को किसी खास नज़र से ठीक उसी प्रकार देखें जैसे उसने देखा वैसे देखें। जबकि चीनी चित्रकार सिर्फ एक ही दृष्टिकोण नहीं चुनता है, उसका दृष्टिकोण कई होते हैं, उसका भूदृश्य भू नहीं होता है, वैसा नहीं होता है जैसी चीज़ है, और आप कहीं से भी उसमें भीतर जा सकते हैं, आप कहीं से फिर उसमें घूम सकते हैं। आपकी आंखों के लिए कलाकार एक मार्ग बनाता है जिससे आप ऊपर नीचे घूम सकते। फिर फुर्सत में वापस आ जाओ। ये क्षैतिक चीरक के मामले में और भी सच है, जिसमें चित्र के एक भाग को खोलने का काम, फिर इसे लपेट कर दूसरे भाग में जाने से समय का आयाम जुड़ जाता है। दूसरे किसी प्रकार के चित्रों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दृष्टा की भागीदारी भी इसमें आवश्यक है, देखने वाले की, पार्टिसिपेट करने वाले की भागीदारी भी इसमें जरूरी है। भागीदार करे जो ये फैसला लेता है कि चित्र में किस चाल से भ्रमण करेगा। ये भागीदारी शारीरिक भी है और मानसिक भी है, मेंटल भी है। चीनी चित्रकार ये नहीं चाहता है कि आप उसकी आंखों से देखें, बल्कि वो चाहता है आप अपनी आंखों से खुद देखें। वो ये चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करें। भूदृश्य आंतरिक है, आध्यात्मिक और वैचारिक क्षेत्र दोनों। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस एज शनशुई, ये कंसेप्ट विचारधारा जो है इसको शनशुई के रूप में प्रस्तुत है। शनशुई ये चाइनीज वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर, पहाड़ का पानी, विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट्स, पहाड़ और पानी जो कि टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंड, जिसको आप साथ में प्रयोग करें तो वो लैंडस्केप हो जाएगा। पहाड़ कैसे वो पानी आता हो दिखाई, उसके साथ इस्तेमाल करेंगे ये होगा लैंड का भूदृश्य हो जाएगा। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, किसी भी इमेज के चित्र के दो तत्व हैं। ये दो कॉम्प्लीमेंट्री में सहयोगी चीज़ों को दिखाते हैं। डोस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, और डोस्ट चाइनीज राष्ट्र उसकी जो यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में उसका जो विचार है उसको बताते हैं। द माउंटेन यांग, माउंटेन यांग है यानी कि वेदिक वर्टिकली जो सीधा है, सीधा टूवर्ड के आसमान से गया है।
पहाड़ कैसा है, बिल्कुल सीधा है, ऊपर चला गया है। जबकि वाटर यन है, यन चाइनीज वर्ड हॉरिजॉन्टल मींस जो ऊपर से नीचे आया है, ऐसा पहाड़ नीचे ऊपर से नीचे चला गया है, और झरना जो है वो नीचे आया है, जमीन पर आया है। फ्लूइड है, फ्लूइड मींस होता है तरल है, मॉइस्ट उसके अंदर नमी है और ठंडा है। द इंट्रैक्शन ऑफ यन का इंट्रैक्शन जो है रिसेप्टिव फेमिन है, जेंडर यूनिवर्सल एनर्जी है उसके अंदर, और यंग का ये मुकाबला करता है, एक्टिव है, मैस्कुलिन है, पुरुषवाचक है, फंडामेंटल मोशन है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक, जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं, वो क्या, जिस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या है, एसेंशियल थर्ड, एक तीसरा एलिमेंट है जिसे कहते हैं मिडिल वॉइड। क्या कहते हैं, मिडिल वॉइड। वॉइड कहते हैं शून्य को, बीच का एक शून्य है। वेयर देयर, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, पहाड़ और पानी मिलते हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक, ये योग जो लोग करते हैं उसमें एक प्रक्रिया होती है प्राण की, उसी से उस प्राण से इसकी तुलना करते हैं। प्राण में क्या होता है, लोग सांस अंदर लेते हैं, रिटेन ब्रीथ, उसको रोकना, सांस को रोकते हैं, फिर ऊपर सांस निकालते हैं। ये सांस निकालना जो है ये वॉइड है, जहाँ पर मेडिटेशन अगर, जहाँ पर ध्यान मंग हो, मेडिटेशन ध्यान मंग होता है। द मिडिल वॉइड इनिशियल, ये बीच का वॉइड जो है, मिडिल वॉइड जो है, बीच का जो शून्य जो है, ये आवश्यक है। नथिंग कैन, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइड अनपेंटेड स्पेस इज चाइना, इसलिए ये जो चाइना की पेंटिंग में जो ऐसा चाइना का जो लैंडस्केप होता है करते देशों में, कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो पेंट नहीं होता है, एंड बगैर पेंट करे रह जाता है, ये वही है, उसका इम्पॉर्टेंस वही है जो मेडिटेशन, जो योगा में मेडिटेशन का। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, ये वो जगह है जहाँ पर मनुष्य को एक फंडामेंटल मौलिक रोल मिलता है, मौलिक किरदार मिलता है, बुनियादी किरदार अदा करना पड़ता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, ज़मीन और आसमान के बीच का जो स्पेस है, जो एरिया है, he becomes a conduit of communication between both, वो दोनों यूनिवर्स के बीच में बातचीत का एक नला बन जाता है, एक चैनल बन जाता है, वाहक बन जाता है आदमी जो है। he is present, उसका उपस्थिति जरूरी है इंसान में। he only suggested far from being lost or oppressed, even if it is, हालांकि ये सिर्फ सजेस्टिव है, सिर्फ प्रस्ताव वाली संकेत दिया जाता है, उसको संकेत आपने में सताया जाता है इंसान बाय द लॉफ्टी पीक्स, उन ऊंची लॉफ्टी में हाई चोटियों द्वारा फ्रांचिंग वंडरफुल स्पीच, और वो आई ऑफ लैंडस्केप, इंसान जो है वो आई है लैंडस्केप। क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि यानी कि विचार को शंगुई के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके रूप में शंगुई एक चाइनीज वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत पानी से, जिसे एक साथ प्रयोग कर, अगर पर्वत पानी को एक साथ प्रयोग करके ये भूदृश का भूदृश बन जाता है, जिस पर पानी, पर्वत से पानी को गिरते को दिखाते हैं, इसके बन जाता है। किसी चित्र के दो से अधिक तत्व से दो पूरक ध्रुव के प्रतीक जो दाऊ की संसार की कल्पना को व्यक्त करते हैं। पर्वत यंग है जो लंबवत यानी सीधा आसमान की तरफ होता है और धूप में स्थिर, गर्म एवं शुष्क रहता है। धूप कितने तेज हो, पहाड़ जो है वो स्थिर रहेगा, गर्म रहेगा, शुष्क रहता है। जबकि पानी जो है वो चिन्ह है जो क्षैतिज है, ऊपर नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, झरने नीचे कर रहा है, और धरती पर लेटी है, क्षैतिज और धरती पर लेटी है। द्रव है, नमय और ठंडी है। चित्र जो ग्रहणशील विश्व ऊर्जा का नारी जाति पहलू है, इसका प्रतिरूप यंग क्रियाशील तथा पुरुष जाति है। ये जो है आपका पुरुष जाति है, दोनों फर्क बता रहे हैं। चित्र क्या है,
विश्व ऊर्जा का नारी जाति है, स्त्री वाचक है, और क्रियाशील और पुरुष जाति है। इन दोनों की आपसी क्रिया दाववाद की बुनियादी धारणा है। मुक्ता जिसकी अनदेखी होती है वो आवश्यक तीसरा तत्व है जिसकी अनदेखी लोग करते हैं। तत्व बीज में स्थित शून्य है जहाँ पर इनकी आपसी क्रिया होती है। इसकी तुलना योग में प्रावधान से की जा सकती है। योग में प्रावधान करते हैं लोग, प्राणायाम करते हैं, योग उससे की जा सकती है। प्राणायाम में क्या करते हैं, सांस लो, फिर रोको, फिर उसको छोड़ो, सांस का लंबन छोड़ो, सांस का ये छोड़ना, ये शून्य है जहाँ साधना होती है, मेडिटेशन होता है। बीज का शून्य आवश्यक है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए चीनी भूदृश्य में सफ़ेद बगैर पेंट के हुए रिक्त स्थान का महत्व है। मनुष्य को यहाँ पर ही मूल भूमिका है, मनुष्य की यहाँ पर खास भूमिका है। आकाश और धरती के बीच में जगह में मनुष्य जो है ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच संचार का चैनल बन जाता है। उसकी मौजूदगी आवश्यक है, चाहे उसे एहसास हो या ऊंची पर्वत चोटियों के बीच गुम होने अथवा दब जाने की बात तो दूर, फ्रैंकोस चेंग की अद्भुत अभिव्यक्ति में भी वो भूदृश्य की आड़ है। ये देखिए है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आउट, ये एक आर्टिकल है जो हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 को छपा था। ये आर्टिकल है, ये पढ़ें। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डोफेट mooted द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940, जब फ्रांस के पेंटर जिसका नाम था जीन डोफेट था, उसने 1940 में आर्ट ब्रूट की कंसेप्ट में धारणा को प्रतिपादित किया, धारणा प्रतिपादित किया। द आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड विजनरी वॉज फुल ऑफ मिनराइटेड, तो ये ऐसी कला थी जो वो लोग करने जा रहे थे जिन्होंने ट्रेन नहीं थे, इसलिए लोगों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। फ्रॉम इट ऑलमोस्ट विल्ड बिगिनिंग, इसकी शुरुआत से लेकर, इसकी शुरुआत जो विल्ड भी छुपा, इसकी शुरुआत से लेकर के आउटसाइडर आर्ट, ये ऐसा आर्ट बार जिसको वो लोग करें जो ट्रेंड नहीं है, यूजुअली धीरे धीरे फास्ट ये इसमें लोग इंटरेस्ट लेने लगे। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यानी फ्रांस यहाँ पर कहना चाह रहा है कि फ्रांसीसी चित्रकार जिसका नाम जेन डूकर, उसने 1940 में पहली बार आर्ट ब्रूट के विचार को शुरू किया था। क्या विचार? आर्ट ब्रूट मतलब तो वो लोग आर्ट बनाए जो जिन्हें कला में कोई ट्रेनिंग नहीं है। ब्रूट कहते हैं जो बहुत ही कुरियल किस्म का, जिसने कुछ सिखाया, उसने आर्ट ब्रूट के विचार को शुरू किया। तो इस अप्रशिक्षित ऐसे आर्टिस्ट जो ट्रेंड नहीं थे, उनकी आर्ट की कला में काफ़ी कम लोगों ने रुचि थी, बहुत कम लोगों ने रुचि थी। वहाँ कला यानी जिसको आर्ट ब्रूट कहते थे, ऐसी कला जो वो नौसिखिया लोग कर रहे थे, जिसको वो लोग कला कर रहे थे जिन्होंने उसमें एक्सपर्ट नहीं थे, ये कला गुप्त रूप मूल से आरंभ होकर, चुप्पे से आरंभ होकर के दुनिया भर में रुचि पैदा करती है। आजकल बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने आर्ट नहीं सीखा। अराउंड द टाइम डुफेट वाज प्रोपाउंडिंग इस कॉन्सेप्ट इंडिया, जब डुफेट भारत में प्रोपाउंडिंग बढ़ावा, उसको प्रचार करना, जब डुफेट जो था भारत में अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहा था, अनट्यूटर अप्रशिक्षित, एक ऐसा जीनियस, एक ऐसा आर्टिस्ट जो प्रशिक्षित नहीं था, जो प्रतिभावान नहीं था, क्रिएटिव उसको जनरल बना रहा था, यानी बहुत बड़ा काम कर रहा था। कहना यहाँ पर चाह रहा है राइटर कि दुबके जब अपना विचार प्रतिपादित कर रहा था, तकरीबन उसी समय भारत में एक अप्रशिक्षित प्रतिभावान आदमी एक स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। क्या का निर्माण कर रहा था? स्वर्ग का निर्माण कर रहा था, एक बहुत बड़ी आर्ट का काम कर रहा था। Years ago, कई वर्ष हुए, द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग
टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, उसने एक जंगल को साफ करा। कई साल हुए उसने एक जंगल को साफ करा, और जंगल साफ कर उसने एक बाग बनाया। क्या बनाया? बाग बनाया। जिस बाग बना, और बाग के अंदर वो उसने मूर्तियां निर्माण की पत्थर से एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, और पत्थर जो था और पुनः काम में लाया गया मटेरियल जो था रिसाइकल, ऐसा मटेरियल जिसको दोबारा इस्तेमाल का सामान दोबारा इस्तेमाल कर सामान से, और उसको वर्ल्ड टुडे, और जो उसने बनाया है उसको रॉक गार्डन कहते हैं। आजकल चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से ये जगह जाना जाता है। यानी जब वो जो था डुबके अपना विचार प्रतिपादित कर रहा था, अप्रशिक्षित कलाकारों का के बारे में अपना विचार प्रकट कर रहा था, उसी समय भारत में एक अप्रशिक्षित प्रतिभान आदमी ने एक स्वर का निर्माण करता। कई साल पहले जिस जंगल के टुकड़े को साफ करके वो पत्थरों तथा फिर से काम में लाए गए पदार्थों से गढ़कर एक बगीचा बना। आज वो ये बगीचा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है। इट्स 80 years old क्रिएटर, उसका क्रिएटर में निर्माता जो था वो डायरेक्टर जिसका नाम था नेक, जो उस वक्त 80 साल की उसकी उम्र थी। He now held India's biggest contributor to outside। उसको इस वक्त भारत में आर्ट के रूप कलाकारी के योगदान में याद किया जाता है। उसको माना जाता है कि उसने आउटसाइडर की कला को, आउटसाइडर के बाद अन्य कलाकारों के अलावा जिन्होंने कला को प्रोत्साहन दिया, उसमें उसका मुख्य है। यानी इसका निर्माता जो तो 80 साल का था। कैसा साल का था? रॉक गार्डन का निर्माता 80 साल का आदमी था जिसका नाम था नेक था। अब बहा कला में भारत का सबसे बड़ा योगदान उसी का माना। बहा कला में भारत में सबसे ज्यादा योगदान उस नेकचंद का माना जाता है। द 50 इशू स्प्रिंग ऑफ रॉ विजन यूके में एक मैगजीन निकलती है। उसने अपने 15वें प्रकाशन में जो 2005 में हुआ था मैगजीन पायनियर में, आउटसाइडर आर्ट, उसने आउटसाइडर बहा आर्ट के पब्लिकेशन में नेकचंद और उसकी किताब को बहुत प्रोत्साहन दिया, और वुमेन बाय द वाटरफॉल एनिवर्सरी इशू में उसको कवर किया। इंग्लैंड की पत्रिका जिसका नाम था रॉ विजन्स, उसने अपना जो अंक प्रकाशित कराया, ताज़ा अंक जो 2005 में आया था, उसके बाहरी पेज पर कवर पर नेकचंद और उसके झरने पर महिला कृति का वर्णन किया है। ये बहा कला की पत्रिकाओं में ये पत्रिका सबसे आगे है। द नोशन में विचार ऑफ आर्ट ब्रूट और आर्ट वर्क ऑफ वर्क्स दैट वर्क इन देयर रॉ स्टेट एंड वर्ड कल्चर एंड आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंस। यानी कि नोशन में विचार, ये आर्ट ब्रूट का या रॉ या कच्चे आर्ट का विचार कहाँ से आया है? ये उन कलाओं से आया है जो अपने प्राकृतिक, जो अपने आरंभिक रूप शुरू हुए थे। यानी इन कृतियों को आर्ट ब्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ब्रूट या कच्ची कला कहा जा गया था। क्यों कहा गया था? किसको कहा गया था? जब वह सांस्कृतिक तथा कलात्मक दृष्टि से अनुसार अभी कच्ची अवस्था में था, जिन पर सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टि से अभी कच्ची अवस्था में था, ऐसी चीजें बनाई गई थी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम इट, और वो हर चीज के ऊपर कला बना लेते थे। कोई एक टीन मिल गया उसको, उसके सिंक मिल गया, उस सिंक मिल गया उसको बना लिया उन्होंने, या ब्रोकन डाउन कार या कोई कार वगैरह मिल गई टूटी हुई, मैं उसको वो कला का काम मान लेते थे। समथिंग नेकचंद हैज टेकन, जिसको नेकचंद ने बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया, रीजनिंग हाइट बहुत सर टकराने वाली ऊंचाई तक पहुंचा दिया। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट, उसके आर्ट को, उसकी कला को मान करके, उसकी कला का सम्मान करके, एक सम्मान में एंड आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, टेस्टिमनी कहते हैं गवाही, एक उत्कृष्ट प्रमाण जो है, गवाही जो है, वो डिफरेंस उस फर्क को बताते हैं। ए सिंगल मैन कैन मेक
ये बताती है कि एक आदमी, अकेला आदमी अपने सपनों में रहता है तो क्या कर सकता है। स्विस कमीशन, यूनेस्को में स्विस कमीशन ने उसको सम्मानित करेगा, यूरोप में उसके काम सम्मानित करेगा। द 5 मंथ इंटरेक्टिव शो, ये 5 महीने का शो जो हुआ था, रेलम ऑफ नेकचंद, बिगनिंग अक्टूबर में ये शो शुरू होगा। ये लीडिंग म्यूजियम में होगा, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। द बिगर रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, इस बाग में सबसे बड़ा इनाम टहलना है। और इसको देख करके लोग जो है मेरी क्रिएशन को, नेचर कहते हैं मेरी क्रिएशन को, मेरी कृति का आनंद ले रहे हैं, आनंद। यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि जो उसने नेकचंद ने तस्वीरें बनाई थी उसको ऑल ब्रूट या कच्ची कला कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो कलात्मक दृष्टि से अभी कच्ची अवस्था में, अभी परिपूर्ण नहीं हुए थे। कोई डिब्बा था या सिंक है, वाश बेसिन है या टूटी हुई फूटी कार है, हर एक वस्तुकला उनके लिए सामग्री बन सकती है, किसी को भी तस्वीर बना सकती है। और नेकचंद ने जिसे सिर चकराने वाली ऊंचाई तक पहुंचा, नेकचंद ने इसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। नेकचंद की कला को इस बात का उत्कृष्ट प्रमाण पर माना गया है कि कोई अकेला व्यक्ति जो अपने सपनों के सच करके कितना फर्क उत्पन्न कर सकता है, कितना गर्व उत्पन्न कर सकता है। यूनेस्को का स्विस कमीशन उसका सम्मान करेगा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो संसार में साइंस वगैरह को, कला वगैरह को प्रोत्साहन देता है, संस्था है, ये संस्था उसको सम्मान करेगा। उसकी कृतियों को यूरोप की म्यूजियम में प्रदर्शनी में रखा जाएगा। 5 महीने का ये एक प्रोग्राम होगा, एक मेला लगेगा जो अक्टूबर में स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली की मुख्य कला संग्रह में लगेगा, बड़े म्यूजियम में लगेगा, जिसमें उसके कृतियों को रखा जाएगा। नेकचंद, मेरा सबसे बड़ा इनाम, नेकचंद कहा करते थे, कहता है कि मेरा सबसे बड़ा इनाम यह है कि बगीचे में घूमकर लोगों को जब मैं अपनी कृतियों को देखता हूँ। नेकचंद कहते थे कि जब मैं देखता हूँ लोग बगीचे में घूम रहे हैं, जो गार्डन जो मैंने बनाया है, ये रॉक गार्डन बनाया है, रॉक पार्क बनाया है, जिसमें जब बाग में मैं लोगों को देखता हूँ और देख करके जब मेरी कृतियों की लोग तारीफ करते हैं तो मुझे जितना खुशी होती, ये मेरी सबसे बड़ा रिलेशन इसका।